मुझे बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि सर हम कज़न मैरिज करना चाह रहे हैं, तो काइंडली हमें गाइड करें कि कज़न मैरिज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और क्या-क्या इश्यूज़ आ सकते हैं और हमें क्या-क्या केयर करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर मुझसे आप क्वेश्चन करते हैं कज़न मैरिज करनी चाहिए, तो मैं इसे डिस्करेज करूँगा इस वक़्त, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चों में कज़न मैरिजेज़ की वजह से जो इश्यूज़ आए हुए हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। इवन दो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें बिल्कुल ही बच्चे ही नहीं पैदा हो पा रहे, जो कि 7-8 पीढ़ियाँ शादी करती आ रही हैं कज़न मैरिजेज़ में। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में कज़न मैरिजेज़ पाकिस्तान में हो रही हैं, 60 to 65%। उसके बाद इंडिया का नंबर है 50 to 55%। उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान का नंबर है 40 to 45%। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ कज़न मैरिज इल्लीगल है, और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ कज़न्स को बहन भाई कहा जाता है, उनसे शादी नहीं की जाती। अब चाइना के अंदर ये कज़न्स को बहन भाई कहते हैं, शादी नहीं करते। पाकिस्तान में क्या है कि एक कंफर्ट ज़ोन बन चुका है कि कज़न बचपन से इकट्ठे बड़े होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पसंद के कज़न भी होते हैं कि बचपन से कोई किसी को एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं, और कुछ ख़ानदान में होता है कि हमने ज़रूर कज़न्स में ही शादी करनी है। ये उनकी फैमिली का एक ना लॉ होता है कि कज़न में ही शादी करनी है। तो तब आपके लिए बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी कज़न हैं, आपके पेरेंट्स भी कज़न थे, अब आप भी कज़न में शादी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए इशू है। और अगर आपकी फैमिली में ऐसा नहीं होता आ रहा, आप फर्स्ट टाइम जो कि कज़न मैरिज कर रहे हैं, देन ओके है, देन आप कर सकते हैं। लेकिन इस कज़न मैरिज से पहले भी आपको प्री मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग एंड स्क्रीनिंग ये ज़रूर करवानी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी और लाइफ़स्टाइल के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या-क्या लाइफ़स्टाइल बेटर करना है, जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं होते। अब पहले आप समझ लें कि कज़न मैरिज से इश्यूज़ कैसे आते हैं और क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मियाँ बीवी हैं, मर्द और औरत हैं, 50% मर्द से जेनेटिक मटेरियल आता है और 50% औरत से। अब आगे इनके 4 बच्चे होते हैं। पहले बच्चे में 25% चांस हैं कि जो जीन्स इनहेरिट करता है उसमें एक जीन नॉर्मल है और दूसरा एबनॉर्मल है या म्यूटेड जीन है, तो वो बच्चा अनअफेक्टेड और कैरियर होगा कि उसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। जब बिल्कुल माइनर सा इशू आया है, उस बच्चे के अंदर डिसऑर्डर आए हैं, लेकिन वो अनअफेक्टेड है। उसके बाद दूसरा बच्चे में क्या होता है कि 25% चांस है कि दोनों जीन्स ही नॉर्मल हैं, वालिद की तरफ से भी, वालिदा की तरफ से भी, तो वो बच्चा अनइफेक्टेड कैरियर है। उसके बाद जो बाकी आपके 2 बच्चे होते हैं, उसमें 50% चांसेस हैं कि वालिद वालिदा की तरफ से, दोनों की तरफ से म्यूटेड जीन्स, एबनॉर्मल जीन्स बच्चे में चले जाते हैं, तो वो बच्चे को अफेक्ट, जो डिसऑर्डर होगा उससे अफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको कज़न मैरिज करने से पहले इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और अब जो पाकिस्तान में मेन बीमारी, 2 सबसे मेन बीमारीज़ हैं जो कि कज़न मैरिज की वजह से बहुत ज़्यादा हैं। पहला है थैलासीमिया, दूसरा है हीमोफीलिया। थैलासीमिया में क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है वो नॉर्मल नहीं होता और आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो इश्यूज़ आते हैं, आपका लीवर और स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है, आपको हार्ट इश्यूज़ आ सकते हैं, आपको मेंटल इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के बच्चे ज़्यादा देर तक सर्वाइव भी नहीं कर पाते। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जिससे नॉर्मल पर्सन है उसमें कट लग जाता है और जल्दी रिकवर हो जाता है। इन लोगों में जो कट लगने के बाद ब्लड का नहीं रुक पाता, और बहुत बार ऐसा होता है कि जब सिज़ेरियन होता है, अगर उस लेडी को हीमोफीलिया है, तो उसमें ब्लड बहुत मुश्किल से रुक पाता है। इसकी वजह से आपके जो मसल्स और जॉइंट बहुत वीक पड़ जाते हैं। इसके अलावा जो हीमोफीलिया के होते हैं, इनके अंदर नोज़ ब्लीडिंग हो जाना बगैर किसी वजह के, और बहुत बार ऐसा होता है कि यूरिन और स्टूल से भी ब्लड का आ जाना। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, इसकी बीमारी, और प्रेगनेंसी का लेट होना, एबॉर्शन होना, मिसकैरेजेस होना, लो आईक्यू होना, ऑटिज़म होना, ये सब इश्यूज़ देखे जाते हैं कज़न मैरिजेस के बाद। जो बच्चे होते हैं उनमें ये इश्यूज़ आते हैं। आप लोग और क्या-क्या क्योर कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कज़न मैरिज हो रही है और कंफर्म हो गया कि शादी करनी है कज़न से। उसके बाद अपने लाइफ़स्टाइल को बेटर करें। सबसे पहले अपनी डाइट को बेटर करें। हेल्दी फैट्स, हेल्दी कार्ब्स, कम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन
फाइबर, विटामिन, मिनरल्स। विटामिन में आप फोलिक एसिड ज़रूर ऐड करें, अपना जिंक लेवल, अपना आयरन लेवल ये ज़रूर चेक करवाएं। सेकंड नंबर पे अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अपनी स्मोकिंग को क्विट कर दें। अपने वेट को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, मोटा नहीं होना, और एक्सरसाइज ऐड करनी है। वॉक ऐड करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दोनों चीज़ें आपने ऐड करनी है। और अपनी स्लीप को बेटर करना है, 7 to 8 आवर्स की स्लीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि शादी हो रही है, आपको मियाँ बीवी ने अपने एक दूसरे को गिफ्ट देना है ना, वो एक अच्छी हेल्थ का गिफ्ट देना है। एक दूसरे को अच्छी हेल्थ दें, ये सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है। अगर आप अच्छी हेल्थ, आप मोटे हैं तो ऑफकोर्स आपकी प्रेगनेंसी लेट होगी। अगर आपके हस्बैंड मोटे हैं तो ऑफकोर्स उनका लो स्पर्म काउंट हो सकता है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होगा, वो बिस्तर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि आपकी शादी होने जा रही है, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करें, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें। ऑफकोर्स कोई स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को तो हैप्पी होना चाहिए कि हमारी शादी होने जा रही है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों ने शादी से पहले अपनी बेटर करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।